हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि भारतीय संविधान। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि मैं आपको पढ़ाना और आपसे कुछ सीखना और कुछ सिखाना चाहता हूँ, बिकॉज मैं खुद यूपीएससी का एक छात्र हूँ और आगे भी प्रिपरेशन जारी है। एग्ज़ाम दिए हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। जो बिगिनर होते हैं वो भटक जाते हैं कई बार, और यहाँ यूट्यूब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टडी मिलती है आप उसका फ़ायदा नहीं लेते हैं। आप क्या करते हैं कि बैच ले लेते हैं जो कि लाख 1.5 लाख के बीच पड़ता है, और कई बार सिलेक्शन नहीं होती तो वो पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट वाला काम हो जाता है। तो इसलिए हमारा आज टॉपिक है कि भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आज हम फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो है हम अपने उसको रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आता है इसके अंदर। लेकिन उससे पहले हमें भारतीय संविधान में कौन कितने आर्टिकल, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं वो देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें हमारे पास 395 जो हैं वो अनुच्छेद हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं, कुल 395 अनुच्छेद। और फिर हमारे पास 22 इसके भाग हैं, 22 भाग। और लास्ट में हमारे पास 8 अनुसूचियां इसमें मिलती हैं। 8 अनुसूचियां जो हैं हमारे भारतीय संविधान में है। ये टोटल भारतीय संविधान का जो लेखा जोखा एक पत्र, एक संविधान जो बना है उसमें पूरा डाटा है कि जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां दी गई हैं। ठीक, यदि इसके बाद हम बात करें तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हमें संघ के बारे में बताया गया है। संघ मीन्स की जैसे हमारा जो देश है भारत यूनियन, वो उसके जो राज्य हैं वो राज्य किससे जुड़े रहेंगे, हमारे भारत एक देश से। ठीक है, अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में राज्य अलग और संघ अलग होता है। इसके बाद यदि हम बात करें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, तो इसमें हमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता सिटीजनशिप कि भारत के जो लोग हैं या 1947 से पहले पाकिस्तान से जो आए लोग या 1947 के बाद जो आए लोग और यहाँ से गए लोग, पलायन किए गए लोग, उनकी नागरिकता के बारे में बताया गया है। और भारत में एक बात मैं आपको यहाँ डीपली बता देता हूँ कि यदि भारत की बात करें तो भारत में नागरिकता जो है वो एकल है, एकल नागरिकता। ठीक, एकल नागरिकता का मतलब है कि जो संघ, जो पूरा देश है उसकी, पूरे देश की नागरिकता व्यक्ति को मिल जाती है। लेकिन इसके अपोजिट यदि हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका में इससे ऑपोजिट है। अमेरिका में जो है वो नागरिकता दोहरी है, दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है उसको राज्य की तरफ से भी नागरिकता मिलेगी और दूसरा संघ की तरफ से भी नागरिकता मिलेगी। ये है हमारे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता। भारत की नागरिकता एकल है और अमेरिका की उसके ऑपोजिट दोहरी नागरिकता है। ठीक, यदि इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास आर्टिकल आ जाता है 12 से लेकर 35। ये है हमारे मौलिक अधिकार। ये हमें ऐसे नहीं कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने चाहिए, ये हमें हमारी जो रियल लाइफ है उसमें भी काम आते हैं ये मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले हम इनको छोड़कर, क्योंकि ये तो सिंपल से हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक, इसके बारे में ज्यादा एग्जाम में पूछते नहीं। सबसे ज्यादा एग्जाम में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 मीन्स मौलिक अधिकार जो है उनके बारे में ज्यादा जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भारतीय संविधान में हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक, तो मौलिक अधिकार में हमें रीड करने होते हैं। ये तो वैसे 12 से लेकर 35 तक चलते हैं, लेकिन हमें जो मेन है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 यहाँ तक जो है वो हमें पढ़ने पड़ते हैं
यहाँ से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल इनके बैच बनाते हैं पहले कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, 19 से लेकर 22 और 23 से लेकर 24, 25 से लेकर 28 एंड 29, 30 एंड 32, क्योंकि 31 जो है हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो अब निरसन जो है वो हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 जो हमें बताता है कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ऐसा नहीं है कि हम ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार हो गया। हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 17 एंड 18 में क्या क्या है। इसके बाद आर्टिकल 19 से लेकर 22 ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आर्टिकल 23 से लेकर 24 इसमें है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आर्टिकल 25 से लेकर 28 ये है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, ये है हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आर्टिकल 29 to 30 ये हमें बताता है संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक, इसके बाद एंड टू एंड हमें लास्ट में आर्टिकल 32 ये हमें क्या बताता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है हमारा पूरा लेखा जोखा भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है हमारे। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 समानता का अधिकार, दूसरा आर्टिकल 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा आर्टिकल 23 से लेकर 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर पांचवा आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट में 6th है हमारे पास आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद यदि हम थोड़ा सा आगे जाएं तो आर्टिकल हमारे पास बचता है कौन सा? 31 आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद यदि हम देखें तो आर्टिकल 31 हमें बताता है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो कि अब ये हो गया है हमारा निरसन, इसको हम लिखते हैं निरसन। निरसन का मतलब है कि इसे अब इस आर्टिकल में आर्टिकल 31 में नहीं रखा गया है। ये अब कहाँ है? आर्टिकल हमारा 300A में। तो आप इसको आर्टिकल 300A में रख सकते हैं, क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट ना रहकर एक कानूनी जो है वो अधिकार बन चुका है।
ये है हमारे आर्टिकल्स की 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें हमें एक जो है वो कट कर दिया गया है, 7वां, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल किस में था, आर्टिकल 31 में। और अब ये कहाँ है, आर्टिकल 300A में, जो कि क्या बन गया है, एक कानूनी अधिकार। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे सीक्वेंस वाइज जो है वो हम इसको स्टडी करते हैं। तो देखते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है और 15, 16, 17, 18 में समानता का जो अधिकार है उसमें क्या क्या आता है। देखते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है। आर्टिकल 14, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है वो हमें बताया गया कि समानता का अधिकार। सबसे पहले आर्टिकल 14 मतलब कानून के समक्ष समानता। यदि हम इस आर्टिकल को देखें तो कानून के समक्ष समानता, इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि कानून जो कि हमारा एक जुडिशरी है, एक न्याय प्रणाली है, उसके समक्ष जो भी जाति, लिंग, धर्म के अनुसार जितने भी लोग हैं वो उनको समान अधिकार जो है वो मिलेगा। कानून के नजरों में सभी जो है वो समान है। इसके बाद आर्टिकल 15, इसमें है भेदभाव की मनाही। भेदभाव की मनाही मतलब कि धर्म, जाति, लिंग या किसी अन्य कारण से किसी की व्यक्ति के साथ जो है वो भेदभाव नहीं हो सकता। ये राज्य की जिम्मेवारी होती है कि ये ऐसा करने से रोके। इसमें कुछ अपवाद भी हैं तो इसको भी हम देखेंगे, लेकिन पहले 18 तक इसको कवर करते हैं। आर्टिकल 16, जिसमें बोला गया है कि अफसरों की समानता। सब में एक बात कॉमन है कि धर्म, जाति, लिंग, इसमें यही बात कॉमन है कि अफसर मिलेंगे तो अफसर जो है वो किसी की जाति, जो अन्य जाति हैं उसको ना देखकर, जो पिछड़ी हुई जातियां थी, जैसे हमारे पहले वर्ण थे, 4 वर्ण थे, जिसमें से हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। तो वो शूद्र जो था उसको कई अधिकार जो है वो नहीं मिलते थे, ब्राह्मण जो है वो उन अधिकारों को छीन लेते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अफसरों की समानता मीन्स कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो या चाहे अन्य कार्य हो, उसमें सभी को समान अवसर जो है वो मिलने चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 17, जिसमें बोला गया है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है कि जैसे पहले कुछ समय पहले, आजादी से पहले जो था कि जो ब्राह्मण लोग थे वो शूद्रों को नीच जाति का या नीच वर्ण का जो था मानते थे, और यदि वो जो शूद्र है यदि उन्हें स्पर्श कर लेता है तो क्या होता था कि वो अपने गंगा जल छिड़कते थे और उनको, शूद्रों को अपने घर नहीं आने देते थे। सेम जो हुआ था वो भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था। तभी जो है उन्होंने इस संविधान की जो निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद आता है आर्टिकल 18, जिसमें है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब कि पहले के टाइम जो थे वो राजा अपने नाम के कुछ उपाधियां लाते थे, है ना। जैसे अभी भारत रत्न है, तो वैसे ही पहले कई राजा होते थे जो अपने नाम के आगे उपाधि लगा देते थे, और वो जो था वो लोगों को देते थे। लेकिन ये जो है वो उपाधियां जो है वो समाप्त कर दी गई हैं इन आर्टिकल के अनुसार। तो अब इसमें कुछ अपवाद देखते हैं कि जैसे अपवाद है हमारे आर्टिकल 15, 16, 17 इसमें। तो इसमें क्या है कि भेदभाव की मनाही। तो भेदभाव मतलब कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ भेदभाव ना होना। लेकिन अभी जो सिस्टम है कि जैसे आरक्षण जो है इसमें मेन फैक्टर है। तो आरक्षण जो है, आरक्षण जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को जो है वो मिलता है। तो इसमें भेदभाव थोड़ा सा हमारा जो अन्य कास्ट, अपर कास्ट जो है वो उसमें भेदभाव थोड़ा सा आ जाता है। फिर है अवसरों की समानता। तो अवसरों की समानता में हम देखते हैं कि एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, तो इन लोगों को जो है थोड़ी सी अवसर जो है वो ज्यादा मिलते हैं।
क्यों? क्योंकि यदि कोई एसटी, एससी और ओबीसी का जो बच्चा है और जनरल का जो बच्चा है वो एग्जाम में बैठेगा तीनों, तो क्या करेंगे इसे कि जो व्यक्ति होगा वो जनरल वाला उसको कट ऑफ उसकी जारी जाएगी, और जो एसटी एससी वाला होगा उसकी कट ऑफ जो वो कम जाएगी। तो इसमें कुछ अपवाद है। फिर अस्पृश्यता क्रांति, इसमें मैक्सिमम कोई अपवाद इस टाइम है नहीं, तो इसको छोड़ते हैं। बाकी ठीक है, ये आर्टिकल हमारे समानता का अधिकार आ गया, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें क्या क्या आता है। गाइस मैं माफी चाहता हूँ, मेरे को वीडियो बीच में रोकनी पड़ी, मेरा जो चश्मा है वो मैं भूल गया था लगाने। सर दर्द होती है इससे और आंखों में थोड़ा सा कम दिखाई देता है। तो हम शुरू करते हैं आपकी आर्टिकल हमारा कौन सा है, 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें हम देखेंगे कि 19 में क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 19 मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कुल 6 स्वतंत्रताएं जो हैं वो दी गई हैं। 6 स्वतंत्रताएं, 6 जो है वो स्वतंत्रताएं दी गई हैं इसमें, 6 स्वतंत्रताएं। तो वो कौन सी स्वतंत्रताएं ऐसी कि जो हमारे भारतीय संविधान में हमें एग्जाम से हटकर जो हमें पता होनी चाहिए, तो वो 6 स्वतंत्रताएं अभी हम इसको देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू जो है वो देखेंगे, क्योंकि माइंड मैप बोलते हैं इसे डायग्राम को, कि डायग्राम हो तो हम क्या करेंगे कि इसको जल्दी रीड हो सकता है, ये दिमाग में जल्दी बस जाते हैं ये चीजें। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम? कई तरह के बनते हैं, अगर 8 होती तो 8 टाइप का जो है वो एक डायग्राम बनाते, लेकिन 6 है तो 6 के लिए हम एक ट्राइंगल लेंगे। इसको कैसे बनाना है, ऐसे करके, और फिर एक यहाँ 2 हो गई, 3 4 5 और 6। अब इसको कैसे लिखना है? सबसे पहले हमें कौन सी स्वतंत्रता है? घूमने फिरने की, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कि भारत में हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में जो है वो दिए गए, आर्टिकल 19 में जो है हमें दिए गए हैं। ठीक है, दूसरी है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा हमारे पास है अबाध संचरण की स्वतंत्रता। इसके बाद लास्ट में हमारे पास जो चौथा आता है, स्वतंत्रताएं 6 प्रकार की हैं, जिसमें हमने 3 ऊपर लिख दिया मैंने। डायग्राम इस प्रकार आपने बनाना है कि आपको एक माइंड मैप बन जाए, कि आपको याद रहे। चौथी है हमारे पास संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो 5वीं आ जाती है कि संघ मतलब एक गुट बना सकते हैं हम। ठीक, फिर कि एक होता है कि अहिंसा, एक होती है हिंसा मतलब कि हम कहीं मार घाट करते हैं, और अहिंसा मतलब होता है कि एक शांतिपूर्वक सम्मेलन। ठीक है, तो एक बोल सकते हैं हम कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये हमें इसमें है।
ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास भारत के लास्ट में जो लास्ट स्वतंत्रता है हमारी कि छठी, भारत के किसी भी जगह, भारत की किसी भी जगह बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता। ये है हमारी 6 स्वतंत्रताएं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद मीन्स कि कुछ इसमें थोड़े से नेगेटिव पॉइंट भी हैं, जैसे घूमने फिरने की स्वतंत्रता, यह हमें है लेकिन उन जगहों में नहीं जहां कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं या कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं। और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम बोल तो सकते हैं, लेकिन जो हमारे मीटिंग्स होती हैं लोकसभा राज्यसभा की, उसमें हम नहीं बोल सकते। और दूसरी है हमारी कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं उसमें हम थोड़ा सा कम ही वो करते हैं, इतना नहीं कर सकते। संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसमें कुछ अपवाद नहीं है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने में आपको कोई तंगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर लें, कुछ भी कर लें, आपको दिखाई देगा कि जैसे इस टाइम जो आपका एसएससी का चला हुआ है प्रोटेस्ट, तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, शांतिपूर्वक सम्मेलन ही किया, लेकिन बाद में पुलिस वालों ने खुद वो जो सम्मेलन था उसको भड़काया, है ना, जो प्रोटेस्ट हुआ उसको भड़काया, और बाद में टीचरों को ही जो है वो मार खानी पड़ी, गालियां खानी पड़ी, है ना। फिर इसके बाद है भारत की किसी भी जगह बस जाने की स्वतंत्रता। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि आप हिमाचल में हैं, अगर हिमाचल में कई जगह ऐसी हैं जहां आप जमीन नहीं ले सकते, क्योंकि वो राज्य का जो एक डिसाइड होती है, उनका कानून होता है, जिसमें हम जो राज्य के नीति निर्देश के तत्व हैं डीपीएस की आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या राज्य के कार्य होते हैं। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं इस प्रकार जो आपने डायग्राम बनाना है और उसको जो कि माइंड मैप के रूप में यूज करना है। अभी हमने देखा कि जो 6 स्वतंत्रता थी आर्टिकल 19 में, वो हमने लिख ली डायग्राम के रूप में। 6 स्वतंत्रता यहां लिख देते हैं, स्वतंत्रताएं, 6 स्वतंत्रताएं। इसके बाद आर्टिकल 20, इसमें बताया गया कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। यदि आपके पेपर में आएगा तो ये आर्टिकल ऐसा ही आएगा, चाहे आप पीसीएस के पेपर ले लें, यूपीएससी के पेपर ले लें या अन्य एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, है ना। इसके बाद आर्टिकल हमारे पास 21 में हमारे पास है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सीधे सीधे बात करें तो ये आर्टिकल हमें दर्शाता है कि हमें ये अधिकार देता है कि जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, मतलब किसी भी प्रकार हम अपने जीवन को चला सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, परंतु हमें ये वो देता है अधिकार के, जैसे हम अपनी पसंद की शादी करना। सबसे मेन इसमें आर्टिकल है, यूपीएससी के प्री 2023-22 में ये क्वेश्चन आया था कि अपने पसंद की शादी करने का अधिकार किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल है हमारे पास 21। इसके बाद आर्टिकल 21A है, इसमें क्या है, इसमें है शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी दिखाई नहीं दे रहा है, शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब इसमें है शिक्षा में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक को जो है वो फ्री एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। फ्री एजुकेशन, माँ बाप का फर्ज है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को जो है वो पढ़ाना मैंडेटरी है। ठीक, इसके बाद आर्टिकल हमारे पास आता है लास्ट में, आर्टिकल 22। इसमें क्या है,
इसमें है हमारे पास आर्टिकल 22, इसमें है गिरफ्तारी एवं निरोध संबंधी संरक्षण कि मतलब पहले निरोध, गिरफ्तारी निरोध का मतलब होता है कि जैसे आप देखेंगे कि आपको कोई टॉर्चर करता है और आप उसकी रिपोर्ट जो है वो पहले पुलिस थाने में दे देते हैं कि ये इससे मुझे खतरा है। जैसे आप देखते हैं कि सुपरस्टार के साथ जो कई बार पुलिस होती है, क्योंकि वो रिपोर्ट देते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति से जो है वो प्रॉब्लम है या कोई व्यक्ति मुझे जो मारने की धमकी दे रहा है। तो कानून ये बताता है इसमें कि या तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए, पहले क्राइटेरिया था 2 मंथ का, अब 3 मंथ का हो चुका है कि 3 मंथ तक उसको हिरासत में लिया जाएगा, कि जब तक लगे ना कि जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट की है उसको कोई इससे प्रॉब्लम या इश्यू कोई होता है ऐसा। तो ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22, जिसमें हमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, इसके बाद है आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 23 जिसमें बंधुआ मजदूरी का निषेध। बंधुआ मजदूरी मतलब जो गुलाम होते थे पहले वो अब नहीं होंगे। इसके बाद आर्टिकल 24 में आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों बच्चों का कारखानों आदि में निषेध। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि जो आर्टिकल 21A है हमारा, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन जो है वो सरकार प्रोवाइड करवाती है, और हर माँ बाप का जो है वो फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि उन बच्चों को जो है वो अच्छी एजुकेशन दे 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच में। अब इसके बाद है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28, जो कि हमें बताता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 25 में क्या है। इसमें है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि जो प्रचार प्रसार जो है वो धर्म का, सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 इसमें है जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता। जो काम होते हैं धार्मिक, वो करने की स्वतंत्रता अपने अपने धर्म के प्रति। आर्टिकल 27 धार्मिक चंदा देने या न देने की स्वतंत्रता। इसके बाद है आर्टिकल 28, जिसमें बताया गया है कि जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, धार्मिक संस्थाओं में शिक्षा का निषेध। धार्मिक संस्थाओं में शिक्षा का निषेध। जो पहले गुरुकुल होते थे, वहां जो शिक्षा दी जाती थी वो होती थी एक एजुकेशन, दूसरी कौन सी जो आजकल स्कूल में चली हुई है, लेकिन एक होती थी एजुकेशन जो पेड़ के नीचे या किसी मंदिर में जाकर जो शिक्षा दी जाती थी, वो शिक्षा आजकल जो है वो बंद है। और अब जो है वो स्कूल कॉलेजेस में शिक्षा लेना जो है वो अनिवार्य है।
ठीक, यह है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है आर्टिकल 29 एंड 30, जिसमें है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 में बताया गया है कि सभी नागरिकों को भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। इसके बाद आर्टिकल 30 है, जिसमें बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यकों को धार्मिक या शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। यह है हमारे आर्टिकल 29 एंड 30, जो कि क्या है, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो है वो अधिकार हैं, जिसमें अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज में जो आते हैं लोग, उनको अपने शिक्षा जो है वो केंद्र स्थापित करने का जो है वो अधिकार है। एक स्कूल, एक कॉलेज जो है वो उसको खोलने की अनुमति सरकार की तरफ से दी जाती है। थोड़ा फंड जो है वो सरकार इसमें देती है अल्पसंख्यकों को। इसके बाद है आर्टिकल 32। इसमें क्या है, इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सीधे तौर पर हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि जब आपके जितने भी अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़े, उसमें से किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप संवैधानिक आर्टिकल 32 के अनुसार आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अनुसार, अगर आपके किसी भी अधिकार का जो है वो हनन होता है। इसके बाद यदि इसके दूसरा जो है कि जिसमें हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में जाने के लिए क्या जो क्राइटेरिया रहता है उसमें है कि आर्टिकल 226, जिसमें हम जब हमारे जो अधिकार है उनका हनन होता है तो हम हाई कोर्ट वहां से जा सकते हैं। यदि इसके बाद आर्टिकल 32 में है कुछ रिट हैं, कुछ रिट क्षेत्राधिकार हैं, जैसे अधिकार परीक्षा, परमादेश, जो रिट क्षेत्राधिकार हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो जो है वो लंबी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो है वो या कोई भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख के बोर हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।